नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आज आपको देंगे एक मार्केट का क्विक रिकैप। दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कौन से सेक्टर में आज एक्शन दिख रहा था, कहां तेजी थी, कहां मंदी थी, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। और आज हमने देखा कि लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी देखने को मिल रही थी और दिन के ऊपरी स्तर पर आज क्लोजिंग हुई 17,550 के बाद। और आज बैंक्स, एनबीएफसी, एफएमसीजी यहां से काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। और दिन भर कैसा था ट्रेड सेटअप, ये बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, बताइए। देखिए, आज बाजार में कुछ ऑफ कोर्स पूरी तरह से आपको ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखी हर सेक्टर में। डिफेंस अग्रेसिव सेक्टर्स तो थे ही, साथ ही डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी और फार्मा के बिगीज में भी बाइंग थी। लेकिन बड़ी थीम्स क्या थी? पहली बड़ी थीम थी कि बिजनेस, शानदार बिजनेस अपडेट के चलते बैंक्स एंड फाइनेंस में अच्छी मूव थी। बजाज ट्विंस अच्छे खासी तेजी के साथ चले, एचडीएफसी ट्विंस अच्छी मूव के साथ चले और आपको प्राइवेट बैंक से भी अच्छी पार्टिसिपेशन मिली। पीएसयू बैंक आज लगाट थे। सो क्लियरली आपको बिजनेस अपडेट के दम पर इस स्पेस में बड़ी मूव देखने को मिली। जो दूसरी बड़ी मूव थी वो थी एनर्जी पैक्स, क्योंकि क्रूड फिर से एक सर्च पर है और विंडफॉल टैक्स को घटाया गया। तो थोड़े से कंफ्यूज ट्रेड थे, लेकिन क्लियरली विंडफॉल टैक्स के जो बेनिफिशरी हैं रिफाइनरीज हो, हालांकि रिलायंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आया, लास्ट में जाके हरे निशान में आया, लेकिन आप दूसरे स्पेसेस से मूव देख रहे थे। और उसके अलावा जो दूसरे आपके न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर्स थे, उसमें पावर हो, सिंगल लार्जेस्ट रेवेन्यू ऑर्डर्स हों, ऑर्डर बुक इंफ्रा स्पेस से हों, तो ये कुछ बड़ी प्रिवलेंट थीम्स थी जो आज बाजार में क्लियरली दिख रही थी। गेनर्स कहाँ थे? एलएनटी ऑर्डर बुक का भी एक रीज़न है इसमें, और इसका एक बड़ा कंपोनेंट एनर्जी पैक से भी आता है। क्रूड जब तेज होता है तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन होते हैं कि इनको ऑर्डर बुक ज़्यादा, इनको ऑर्डर स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। सो एलएनटी, इंफ्रा स्पेस, ये सारे बजिंग थे। दूसरे जो निफ्टी गेनर्स थे उसमें एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक के शानदार बिजनेस अपडेट्स आए। सीमेंट काउंटर में फिर से आपको ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट्स यहाँ पर मूव देखने को मिली। और इसके अलावा डिफेंसिव बेट्स के कुछ नेम्स लाइक एचयूएल, फार्मा में सन फार्मा, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। मिड कैप में बात करें तो आपको आईटी ने भी कमबैक किया आज, चाहे वो लार्ज कैप आईटीज हो, उसके कंपैरिजन में इनफैक्ट मिड कैप आईटी ज़्यादा चले। एलटीटीएस हो, कोफोर्ज हो, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर स्मॉल कैप में साइंट हो। साइंट की एक न्यूज़ का ट्रिगर था, उनका जो एक आईपीओ आना है उसको सेबी से मंजूरी मिली और उसके चलते वहाँ पर भी एक मूव देखने को मिली। लूजर्स कहाँ थे आज? आज ऑटो पैक कंप्लीटली लगाट था, लेकिन ऑटो एंसिलरी नहीं था। ऑटो पैक जहाँ पर मंडे को हमने अच्छी मूव देखी, आयशर मोटर, एमएनएम, मारुति, ये लगाट थे। अडानी स्टॉक्स लगाट थे। और इनफैक्ट इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी लास्ट आवर में जाकर नेगेटिव हुए, उनके बिजनेस अपडेट्स भी हालांकि अच्छे आए थे। फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स भी, वहाँ पर भी अच्छे अपडेट्स आने के बाद भी लगाट थे। तो एचडीएफसी ट्विंस चले थे, सारा बैंक नहीं चल रहा था, पीएसयू नहीं चल रहा था, पब्लिक स्पेस बैंक्स, प्राइवेट स्पेस बैंक्स के स्टॉक्स चल रहे थे। दूसरे जो स्टॉक्स आपको लूजर्स आज दिखाई दें उसमें अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स लूज है, तो ऑटो पैक लगाट था क्लियरली। पीबी फिनटेक जहां मूव ऑलरेडी चल रही थी वहां प्रॉफिट बुकिंग थी। फेडरल बैंक के नंबर्स आने के बाद भी वहां पर आपको नेगेटिव मूव दिखी। स्मॉल कैप में कहाँ गेनर्स थे? एलगाई इक्विपमेंट जैसे स्टॉक्स हो, वेल्सपन, साइंट, मजगांव डॉक, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दी। बाजार एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही बंद हुआ है और इनफैक्ट बाइंग जो है इस वक्त जो बायस है वो बाइंग का दिख रहा है। बैंक निफ्टी आप 41,000 के पास देख रहे हैं और साथ ही निफ्टी से भी आपको कंट्रीब्यूशन जो लगभग 17,600 की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी दिखाई दे रहा है। कल वीकली एक्सपायरी, देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। बैंक्स, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, एनबीएफसी ये ऑलरेडी एक्शन में है। अब पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशन है 25 बीपीएस पॉइंट्स हाइक की, अगर वही रहता है तो बाजार में एक चेयर दिख सकता है। बिल्कुल। तो कल कुछ बड़े इवेंट भी हैं, वीकली एक्सपायरी है, आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, तो इस पर बाजार रिएक्ट करेगा। आज तो हमने अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग देखी, अब देखना होगा कि कल किस तरह का रिएक्शन यहाँ पर बाजार देता है इन तमाम इवेंट्स पर। अब आगे बढ़ेंगे और इस बाजार में हम लगातार कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से भी बात करते रहते हैं और आपको उनके व्यूज सुनवाते हैं। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह का से हमने खास बातचीत की और उनका कहना है कि इस साल बाजार दायरे में रह सकता है। निवेशकों को बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में निवेश की नई रणनीति तलाशनी चाहिए। इंडिया के लिए शायद दिक्कत कुछ हद तक अब
साल ब साल कम होती जा नजर आ रही है, क्योंकि हमने बहुत सारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और लोकलाइजेशन का जो सिलसिला शुरू किया है पिछले कुछ सालों में, वो हमारे लिए एक शील्ड बन के, एक ढाल बन के सामने आ रहा है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि भाई ऑयल अगर $100 क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सेंटिमेंट पे असर गिरेगा, लेकिन करंट अकाउंट मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से जो स्थिति है, और हमने देखा है पिछले आंकड़ों में कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो है वो ठीक ठाक मतलब स्टेबिलिटी दे रहा है, और इंपोर्ट कंटेंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो आई थिंक ऑयल अगर कुछ हद तक ऊपर भी जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा पेन हमें सहना पड़ेगा एज फार एज करंट अकाउंट इज कंसर्न। लेकिन क्लियरली आई मीन $100 की जब फिगर आती है तो मार्केट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत अनसेटल्ड मार्केट जैसा हो जाता है, तो वो होना लाजिम है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बिल्कुल, तो ये थे ताहिर बादशाह बाजार पर अपनी राय देते हुए। इसके अलावा आज हम देख रहे थे कि शुगर स्टॉक्स भी चल रहे थे, वजह क्या है जानते हैं विश्व मोहन से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन बताइए। देखिए, शुगर शेयरों में फिर से एक बार रफ्तार दिख रही है। केसीपी शुगर, सिम्बाब्वे शुगर, धामपुर शुगर, ईआईडी पैरी, श्री रेणुका शुगर, जहां पर 2 से 6 से 7% तक की तेजी दिख रही है। और ये तेजी सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में जो शुगर के प्राइस बढ़े हैं उस वजह से नहीं आए हैं। घरेलू बाजार में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी शुगर के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। मिलों के प्राइस की बात करें तो महीने भर में 150 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ चुके हैं। और एक्सपर्ट्स को लगता है, जो डोमेस्टिक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि अगस्त से सितंबर तक भाव 3600 से 3700 रुपये प्रति क्विंटल दाम जा सकते हैं। उत्पादन को लेकर एक तरफ चिंता है। भारत में लगातार उत्पादन कम होने का अनुमान हो रहा है। अब लग रहा है एस्ट्रा को कि 325 से 335 लाख टन के आसपास का ही उत्पादन जो नया शुगर सीजन है उसमें रह सकता है। बाकी दूसरे जो बड़े उत्पादक है उसमें थाईलैंड, यूरोपियन यूनियन और ब्राजील, वहां पर भी उत्पादन में कमी की संभावना दिख रही है। साथ ही जिस तरह से ओपेक प्लस का फैसला आया कच्चे तेल को लेकर कि उत्पादन में अतिरिक्त उत्पादन घटाएंगे, उसका भी असर दिख रहा है। तो बायो फ्यूल के लिए जो ब्लेंडिंग है वो अब शुगर की बजाय वो इथेनॉल और बायोफ्यूल पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका भी फायदा यहाँ पर मिल रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल सपोर्टिव है शुगर प्राइसेस के लिए। और लग रहा है कि जो दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं तो उसकी कुछ कैचअप रैली थोड़ी ही बहुत सही लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी ज़रूर देखने को मिल सकती है, और उसका फ़ायदा ही यहाँ पर शुगर शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की। कल आरबीआई का फैसला आएगा 3 दिवसीय बैठक के बाद, और पॉलिसी को लेकर हमने ईटी नाउ स्वदेश पर एक खास पोल कराया बैंकर्स का, एक्सपर्ट्स का, उनका क्या मानना है आइए आपको एक बार ये भी सुनवा देते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। हर्ष बताइए। जी हाँ, आरबीआई की और एक एमपीसी कंक्लूड होगी ये पर्टिकुलर हफ्ते में, और जब हम देखें तो और एक 0.25% का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिस्ट लार्जली यही कह रहे हैं कि आरबीआई अभी भी अपना ध्यान इन्फ्लेशन पे रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि बिलो 6% चला गया था 2 महीने के लिए, अब वापस उसमें एक स्पाइक आई है 6.5% के आसपास। अब इन्फ्लेशन अभी भी स्लाइटली हायर साइड पे। और जब हम एग्री साइड पे भी देखें, मॉनसून के इफ़ेक्ट एग्री पे जो आएंगे उस पे भी एक आरबीआई की नज़र रहेगी कि वो कैसे प्ले आउट होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है फूड इन्फ्लेशन को आगे जाके, तो वो कमेंट्री पे नज़र रखनी होगी। दूसरी जो चीज़ आरबीआई लार्जली फैक्टर इन करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है कि ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है। अब इन्फ्लेशन, अब रेट हाइक्स, काफ़ी सारे रेट हाइक्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट रेपो 2.75% से बढ़ा है लास्ट ईयर से। तो एक अच्छा रेपो का बढ़ान की वजह से एक ग्रोथ पे एक दबाव आ सकता है, और वो कितना दबाव आएगा FY24 में उस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जब लार्जली आरबीआई का करंट एक्सपेक्टेशन है 6.4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है FY24 में, तो अब जाके क्या रिविजन्स करेंगे आरबीआई, उस पे भी एक स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ों पे स्ट्रीट की नज़र पर 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से हाइक लार्जली ये स्ट्रीट का कंसेंसस है।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कल आरबीआई की बहुत ही अहम बैठक होगी जिस पर की हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ेंगे और एक और खबर का रुख करते हैं। और सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख मेगावाट की रिन्यूएबल क्षमता जोड़ने का प्लान है। 2028 तक हर साल 50,000 मेगावाट की रिन्यूएबल क्षमता स्थापित की जाएगी। इस पर और जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, देश में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में बढ़ोतरी करने के मकसद से सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जिस प्लान की घोषणा की है उसके हिसाब से अगले 5 सालों तक हर साल 50,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए बिड इनवाइट किए जाएंगे। 2028 तक 2.5 लाख मेगावाट कैपेसिटी के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए सरकार बिड इनवाइट करेगी। इसका टारगेट ये है कि दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार का मकसद ये है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उस टारगेट को हासिल करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्लान तैयार किया है। इसमें ये ज़रूरी होगा कि हर साल जो 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो बिड इनवाइट किए जाएंगे उसमें ये ज़रूरी होगा कि कम से कम 10,000 मेगावाट कैपेसिटी के विंड पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके लिए बिड इनवाइट करना ज़रूरी होगा। जहां तक वित्त वर्ष 2023-24 का सवाल है उसके लिए ये प्लान तैयार किया गया है कि पहली 2 तिमाही में 30,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बिड इनवाइट किए जाएंगे और तीसरी और चौथी तिमाही में 20,000 मेगावाट कैपेसिटी के बिड इनवाइट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेकी, एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं उनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये कंपनियां जो हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड इनवाइट करेंगी। इस वक्त अगर आप देखें तो देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो करीब 169 गीगावाट की है और जो टारगेट है 2030 तक वो 500 गीगावाट है। उसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने ये प्लान तैयार किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2030 तक सरकार इस टारगेट को हासिल कर लेगी। बिल्कुल, तो ये थी पावर सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए फोकस करते हैं रियल एस्टेट मार्केट का। और बेंगलुरु में घरों के किराए में हम देख रहे हैं कि जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले किराया लगभग 2 गुना हो गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, भारत का सिलिकॉन वैली यानी कि बैंगलोर फोकस में है क्योंकि यहाँ पर रेंट्स जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल की अगर स्टार्ट से हम कंपेयर करें तो रेंट्स है जो होम ओनर्स चार्ज कर रहे हैं वो एक्चुअली नियरली डबल हो चुके हैं। अब कंट्री का हॉटेस्ट रेजिडेंशियल मार्केट बन गया है बैंगलोर एंड इनफैक्ट लैंडलॉर्ड्स सबसे हाईएस्ट प्रपोर्शन उनका प्रॉपर्टी वैल्यू रेंट के रूप में चार्ज कर रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन बैंगलोर में हॉल्ट हुआ था पैंडेमिक के दौरान और Q1 में अगर हम देखें बैंगलोर के जो लॉन्चेस थे वो भी थोड़े म्यूटेड थे। करीब 13,560 रेजिडेंशियल यूनिट्स उन्होंने लॉन्च किए थे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 3% की ईयर ऑन ईयर अपटिक थी। मगर अगर हम ये मुंबई जैसे शहर से कंपेयर करें, मुंबई में हमने देखा था 58% का जंप दिखा था लॉन्च पाइपलाइन में। तो डेफिनेटली सप्लाई साइड पर थोड़े कंस्ट्रेंट्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं और ये एक रीज़न है बैंगलोर के बढ़ते रेंट्स के लिए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बैंगलोर करीब 1.5 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है। वो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं ये सारे इंजीनियर्स जैसे कि गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स और एक्सेंचर। और ये जो पॉपुलेशन थी वो पैंडेमिक के दौरान डिस्पर्स हुई थी, लोग अपने घर लौट चुके थे और रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे। मगर अब हम देख रहे हैं कि बैंगलोर की इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर में वापस जान आती हुई नज़र आ रही है और इनफैक्ट लैंडलॉर्ड्स ने जो रेंट गंवाया था इस दौरान वो रिकूप करना चाह रहे हैं और इनफैक्ट ये शॉर्टेज के चलते वो अपने आप को एक सेलर्स मार्केट में भी देख रहे हैं। और नॉट जस्ट बैंगलोर, हम देख रहे हैं पूरे ही देश भर में ये रेंटल यील्ड्स बाउंस बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंगलोर में देखिए करीब 3.9% तक बढ़ गए हैं 2022 में, यील्ड्स 3.4% में थे 2020 में। मुंबई में, गुड़गांव में, न्यू दिल्ली, पुणे, ये सारे ही शहर अगर हम देखें यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिकवरी नज़र आ रहा है रेंटल यील्ड्स की तरफ।
और इसका फ़ायदा किसको हो सकता है? साउथ बेस्ड डेवलपर्स को, क्योंकि क्या हो सकता है कि बढ़ते यील्ड्स के चलते, बढ़ते रेंटल यील्ड्स के चलते उन्हें इंसेंटिवाइज हो सकते हैं वो घर खरीदने के लिए। इनफैक्ट Q1 2023 में भी हमने देखा था कि बैंगलोर के जो होम सेल्स थे वो 15,660 यूनिट्स पर थे, जो 16% की ईयर ऑन ईयर अपटिक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि काफ़ी जो साउथ बेस्ड कंपनीज है, साउथ बेस्ड डेवलपर्स हैं, उनको फ़ायदा दिख सकता है, जैसे कि शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा लाइफ स्पेस और अरविंद स्मार्ट स्पेस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो साउथ बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो इस खबर के चलते फोकस में हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।